गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस का यूज़। हम जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो सिर्फ प्रेपोजिशंस में करते हैं। लगाना है, इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है। तो प्रेपोजिशंस मोस्टली ऐसा होता है कि हम गलत जगह लगा देते हैं जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं बोलूँ माई फ्रेंड is in Medanta Hospital. और एक और सेंटेंस है माई फ्रेंड इज एट मेदांता हॉस्पिटल। तो जब भी हम हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है मेरी फ्रेंड मेदांता हॉस्पिटल में है, एडमिट है। यहाँ पर मैंने इन लगाया। हॉस्पिटल के केस में ऐसा होता है जब हम इन लगाते हैं इन हॉस्पिटल तो उसका मतलब होता है वो पर्सन उसके अंदर एडमिट है, वहां पर वो एडमिट है। लेकिन सेकंड सेंटेंस जो मैंने बोला माय फ्रेंड इज एट मेदांता हॉस्पिटल, तो यहाँ पर व्यक्ति एडमिट नहीं है, इन तो मतलब एडमिट है वो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में वो एडमिट है। इन का जब मैं हॉस्पिटल में यूज करती हूँ, इन हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, और एट हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल में है। किसी भी रीजन से व्यक्ति हॉस्पिटल गया होगा, लाइक अपने दोस्त को मिलने या फिर कोई और सिचुएशन, कोई दवाइयां लेनी हो तब हॉस्पिटल, या वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर किसी बस का वेट कर रहा है तो हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल में है, लिमिट नहीं है, हॉस्पिटल में है, वो किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा हॉस्पिटल के केस में जब आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो अगर आप इन हॉस्पिटल बोलते हैं इसका मतलब होता है वो व्यक्ति उसके अंदर एडमिट है इन हॉस्पिटल। शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नॉट शी इज एडमिटेड एट द हॉस्पिटल। अगर आप बोलेंगे शी इज एडमिटेड एट द हॉस्पिटल तो वो गलत हो जाएगा, दैट वुड बी रॉन्ग। शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो जब भी हम एडमिट होने की बात करते हैं कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो हम इन का यूज करते हैं प्रेपोजिशन। और जब भी हम बोलना चाहते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर है, उस पोजीशन पर है, उस लोकेशन पर है, तो हम एट का यूज करते हैं लोकेशन बताने के लिए कि वो मेदांता हॉस्पिटल में है। लोकेशन डिनोट कर रहे हैं, एट वहां पर है, किसी भी रीजन से वहां पर हो सकता है, कैफेटेरिया में है मेदांता हॉस्पिटल के, किसी भी रीजन से बस का वेट कर रहा है, दवाइयां लेने गया है, किसी से मिलने गया है, तो ही इज एट दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में है, वो लोकेशन बता रहे हैं। तो ये वाला क्लियर हुआ आपको? ये वाली चीज क्लियर हुई? इन हॉस्पिटल कब यूज करेंगे? जब व्यक्ति को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। एट हॉस्पिटल सिंपल लोकेशन बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है, तो ये हॉस्पिटल के केस में यूज होता है। वैसे ही मैं और आपको एरर्स बताती हूँ, जैसे कि आई केम बिफोर 7 o'clock, मैं 7 बजे से पहले आ गई। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में बोलती हूँ आई केम आफ्टर 7 o'clock। सो दोनों ही सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग हो गया, बस डिफरेंस क्या हुआ? प्रेपोजिशन का। सो प्रेपोजिशन का यूज देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कन्वर्सेशन में। अगर हम गलत प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो हमारी सेंटेंस का मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हमें करेक्ट प्रेपोजिशंस का यूज सीखना है। जैसे यहाँ पर प्रेपोजिशंस का गलत कर दिया तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने एट मेदांता हॉस्पिटल कर दिया, इट मींस दैट पर्सन इज नॉट एडमिटेड देयर। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है। अब ये वाला जो मैंने लिखा आई केम बिफोर 7 o'clock, मैं 7 बजे से पहले आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा आई केम आफ्टर 7 o'clock, मैं 7 बजे के बाद आई। तो सिर्फ एक प्रेपोजिशन का डिफरेंस है जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट हो गया। तो सिर्फ प्रेपोजिशंस का यूज कर, प्रेपोजिशन अगर हम करेक्ट यूज करते हैं तो हमारे इंग्लिश जो सेंटेंसेस होंगे वो करेक्ट होंगे, अदरवाइज एक सिंपल एरर की वजह से ही प्रेपोजिशन में हमारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग डिफर हो सकता है। क्लियर? अब मैं आपको एक एक प्रेपोजिशन समझाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है गाइस। एक एक प्रेपोजिशन हम स्टडी करेंगे, कब कहाँ किसका यूज होता है, कहाँ पर ऑन लगाएंगे, कहाँ इन, कहाँ एट। तो वन बाय वन ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन विल स्टडी, ताकि आपकी गलती ना हो और आप ग्रामेटिकली कोई एरर ना हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्रेपोजिशन का यूज करें। अगर आप गलत प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो कन्वर्सेशन में ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती, वो व्यक्ति को भी लगता है कि
कैसी इंग्लिश बोल रहा है ये टूटी फूटी, इसलिए हमें करेक्ट प्रेपोजिशंस का यूज तो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। तो पहली प्रेपोजिशन जो हम देखते हैं वो है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। समय की प्रेपोजिशन स्टडी करते हैं। जब हम टाइम के बारे में बताते हैं तो कौन कौन सी प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं हम और कैसे करते हैं। फर्स्ट, अगो। अगो का मतलब होता है पहले। कोई भी कार्य पहले हुआ तो आप क्या लगाएंगे, अगो। जैसे कि मैं अपने दोस्त से कुछ समय पहले मिली, आई मेट माई फ्रेंड फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मिली। या ही वॉज इन द कॉलेज फ्यू ईयर्स अगो, वो कुछ साल पहले कॉलेज में था। तो अगो मतलब पहले। कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए। यस जोसेफ, मोहित केम टू दिल्ली बिफोर संडे इवनिंग, बिल्कुल ठीक है, संडे इवनिंग से पहले वो आ गया था। माई फ्रेंड लिव्स एट बसई, ठीक है जोसेफ। जोसेफ दैट इज करेक्ट। अगे, अगो पहले। कोई काम कितनी पहले हुआ तो हम अगो से डिनोट करते हैं, कोई कार्य कितनी पहले हुआ। आई मेट हिम 2 days ago, मैं 2 दिन पहले उससे मिली। हम कितनी बार इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, अरे मैं 2 दिन पहले तो उससे मिली थी, 2 दिन पहले तो ये हुआ था, 3 दिन पहले तो मैंने प्रोजेक्ट सबमिट करा था। जस्ट 3 hours ago I had a call with him, I had a conversation with him 3 hours ago, 3 घंटे पहले मेरी उसके साथ बातचीत हुई। I had a conversation with him 3 hours ago, I had a conversation with him 3 hours ago, 3 घंटे पहले ही मेरी उसके साथ बातचीत हुई है। I had a conversation with him 3 hours ago, 3 घंटे पहले मेरी उसके साथ बातचीत हुई है। तो क्लियर हो गया, अगो मतलब पहले। कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए। I came online 5 minutes ago, बिल्कुल ठीक है शिल्पा। He died 2 years ago, I played cricket 10 days ago, yes, बिल्कुल ठीक है। He was engaged to her 4 years ago, ठीक है। I came here 5 days ago, yes, 5 दिन पहले मैं यहाँ आई थी। तो पहले के लिए क्या यूज करेंगे, अगो। क्लियर, मैं 5 दिन पहले यहाँ आई थी, 3 घंटे पहले मैं उससे मिली, 2 दिन पहले ये काम हुआ, क्या यूज करेंगे, अगो। क्लियर हो रहा है ये वाला। He went to see the doctor and he is at the hospital, बिल्कुल ठीक है, very good. I had sent you a message 10 before 10 minute ago मत लगाइए शुभम। देखिए, अगो का मतलब होता है पहले, बिफोर भी अभी समझाती हूँ, लेकिन बिफोर और अगो दोनों को साथ साथ यूज मत करिए, यही गलती होती है हमारी कन्वर्सेशन में। हम बिफोर भी लगा देते हैं, अगो भी लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के साथ बात करेंगे तो ना अगो, या तो अगो लगाइए या बिफोर। अगो का मैंने आपको बता दिया, अगो का मतलब होता है पहले। जब आप बताना चाहते हैं कि कोई काम पहले हुआ है, कोई कार्य पहले हुआ है, कितनी देर पहले हुआ है, तो कितनी देर पहले कोई कार्य हुआ है तो उसके लिए अगो का यूज करते हैं। आई मेट हिम 2 days ago, 2 दिन पहले मैं उससे मिली। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम 3 hours ago, 3 घंटे पहले मैं उससे मेरी उसके साथ बातचीत हुई। शी केम ऑनलाइन 2 minutes ago, 2 मिनट पहले वो ऑनलाइन आई। आई सब्सक्राइब्ड इन कोच 3 days ago, यस ऐसे बोल सकता है। आई वेंट टू द मार्केट 2 hours ago, 2 घंटे पहले ही मैं मार्केट गई थी। क्लियर, तो ये क्लियर हो रहा है। तो शुभम, अगो एंड बिफोर का साथ साथ यूज नहीं करेंगे। अब बिफोर कहाँ यूज करते हैं, अगो का मतलब भी पहले होता है और बिफोर का भी मैं आपको बताती हूँ। तो बिल्कुल धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम प्रेपोजिशन को आगे फॉरवर्ड नहीं पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपने। नेक्स्ट देखिए, बिफोर। बिफोर कब यूज करूंगी, बिफोर का मतलब भी होता है पहले, लेकिन बिफोर का यूज मैं निश्चित समय से पहले करूंगी, स्पेसिफिक टाइम से पहले। स्पेसिफिक टाइम से पहले की अगर आप बात करते हैं, निश्चित समय से पहले, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम से पहले या फिर निश्चित समय से पहले, तो आप बिफोर यूज करेंगे। जैसे कि शी केम हेयर बिफोर 7 o'clock, तो मैंने स्पेसिफिक और निश्चित टाइम बता दिया कि 7 बजे से पहले वो यहाँ पर आई, बिफोर 7 o'clock। पर्टिकुलर टाइम अगर मैं बता रही हूँ, कोई निश्चित समय बता रही हूँ, तब मैं बिफोर का यूज करूंगी। जस्ट तो अगो पहले, 2 minutes ago, 3 minutes ago, 4 days ago, 3 years ago। जब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि कितनी देर पहले काम हुआ, कितनी देर पहले काम हुआ,
बिफोर में क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक टाइम से पहले, यहाँ हम टाइम मेंशन करेंगे, स्पेसिफिक बता रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं। अगर हम कहना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, तो हम क्या यूज करेंगे, बिफोर। किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले, तो हम क्या यूज करेंगे, बिफोर। किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले। He came here before 7 o'clock. She came here before 7 o'clock. तो निश्चित समय से पहले before. I went to Patna before Sunday. It had been raining 2 hours ago. No, Shilpa. It had been raining. नहीं, ये जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं तब हम फोर और सिंस का यूज करते हैं कि इतने घंटे से बारिश हो रही है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या फोर इतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई केम हेयर बिफोर 4 o'clock, बिल्कुल ठीक है शुभम, मैं 4 बजे से पहले यहाँ पर आ गया था। आई हैव टू लीव द प्लेस बिफोर शी अराइव्स, ये भी बिल्कुल ठीक है जोसेफ, मुझे ये प्लेस छोड़ना है इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। तो जब हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि इतने निश्चित समय से पहले, बिफोर शी अराइव्स, उसके आने से पहले, निश्चित समय से पहले, तो बिफोर, और वैसे अगो का यूज करेंगे। आई केम होम बिफोर 4 o'clock, ठीक है। The conference commenced before 9 PM, बिल्कुल ठीक है अनुष्का, वेरी नाइस। कॉन्फ्रेंस commenced, commenced का मतलब होता है स्टार्टेड, तो कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई, 9 बजे से पहले। She talked to me before her father called me, yes. You buy this car before 11 o'clock, yes, बिल्कुल ठीक है। You bought भी कह सकते हैं, तुमने ये कार 11 बजे से पहले खरीदी। Did you buy this car before 11 o'clock? तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने ये कार 11 बजे से पहले खरीदी। तो क्लियर हो गया, अगो कोई काम आपने पहले करा है। कितने समय पहले आप बता रहे हैं, मैं 2 दिन पहले उससे मिली, अभी 3 घंटे पहले मैंने कॉल अटेंड करी, अभी 4 घंटे पहले मैंने एक क्लास ली, ठीक है। तो अगो कोई कार्य आपने किया किसी समय से पहले, इतने समय आप बता रहे हैं, इतने समय पहले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या इतने घंटे, इतने साल, इतने हफ्ते पहले मैंने ये कार्य किया। बिफोर कब यूज करेंगे, निश्चित समय से पहले, कोई पर्टिकुलर टाइम से पहले आप बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले आपने कोई काम किया है। 7 o'clock, जैसे कि आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले पहले मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, मैंने अपना सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो तब बिफोर कोई निश्चित पर्टिकुलर टाइम से पहले। कॉल मी बिफोर शी अराइव्स, उसके आने से पहले मुझे कॉल कर लेना। यस, मुझे मेरा पैकेज 2 बजे से पहले मिल गया था। आई गॉट माई पैकेज बिफोर 2 o'clock. ही रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर टाइम, समय से पहले वो पहुंच गया था, बिल्कुल ठीक है, गुड, यस, ग्रेट। अब मैं आपको बताती हूँ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है टाइम से रिलेटेड, सिंस फॉर, जिसमें बहुत गलतियां करते हैं, वो भी अभी स्टडी करते हैं गाइस। सो अगो बिफोर क्लियर हुआ, टाइम के रिलेटेड ये प्रेपोजिशंस का यूज, जिसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। कई जहां अगो लगाना होता है तो हमें पता नहीं होता था कहाँ अगो लगाते हैं, कहाँ बिफोर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। कुछ और सेंटेंसेस इन द मीनवाइल आप बनाते रहिए। The train had already left before we got to the station. Yes. I submitted my assignment before Monday. Monday से पहले मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, बिल्कुल ठीक है हर्षवर्धन। तो मंडे एक स्पेसिफिक टाइम आप बता रहे हैं कि मंडे से पहले मैंने अपना असाइनमेंट दे दिया था। वेरी गुड हर्ष, यस यू गॉट इट, मतलब समझ आ गया अब आपको। आई ज्वाइन द क्लास बिफोर 4 PM, बिल्कुल ठीक है राहुल। तो कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए हैं, निश्चित टाइम, पर्टिकुलर टाइम, संडे, मंडे 4 PM या इस समय से पहले, तो बिफोर। और ड्यूरेशन बता रहे हैं 3 घंटे, 2 दिन, तो अगो इतने समय पहले। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखिए, सिंस फॉर। सिंस का कहाँ यूज करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि निश्चित समय। जब आप निश्चित समय की बात करते हैं तब आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कराए थे कि इतने समय से बारिश हो रही है, मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रही हूँ। I have been waiting for him, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ since morning। अब मैं निश्चित समय आपको बता दिया, आपको पता है कि मैम मॉर्निंग से इंतजार कर रही हैं। I have been, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, कब से, मॉर्निंग से, सुबह से। तो पर्टिकुलर टाइम आपको पता है कि मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। फॉर पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय, सॉरी सिंस पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय, कि इतने समय से पहले मैं, मतलब इस टाइम से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ, किसी व्यक्ति का मैं इंतजार कर रही हूँ
कब से? सुबह से, तो मैंने पर्टिकुलर टाइम बता दिया, सुबह से। सिंस पर्टिकुलर टाइम को बताता है, एक निश्चित समय को बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये सिंस का मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। प्रिया हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, प्रिया हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2007, 2007 से प्रिया इस घर में रह रही है। तो अभी भी मैं पर्टिकुलर आपको बता रही हूँ, आपको पता है सिर्फ 2007 से, तो निश्चित समय आपको पता है, निश्चित टाइम, पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम। 2007 हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, एट, मतलब अगर मैं 10:30 भी बोल रही हूँ, जैसे कि आई हैव बीन टेकिंग द क्लास सिंस 10:30, मैं सुबह 10:30 बजे से क्लास ले रही हूँ। आई हैव बीन टेकिंग द क्लास सिंस 10:30, तो मैं पर्टिकुलर टाइम आपको पता है कि 10:30। मॉर्निंग पर्टिकुलर टाइम आपको पता है, मॉर्निंग 2007 पर्टिकुलर टाइम, तो ये सारे निश्चित समय हैं। तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? I have been working in this project since 2019. I have been working in this project. She's suffering from fever since last night. ठीक है. I called him. I will have finished my. Okay, before का आप clear हो चुका है. I चंदन, जब मैंने आपको पास के फॉर्म्स बताए थे ना, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो कोई कार्य अगर पहले हो चुका है तो उसके साथ आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। आई हैड कॉल्ड हिम, मैं तो बिफोर और आफ्टर वाले जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाया था डे 2 में, तो उसको आप रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट होगा ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगी। और वैसे वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो कोई काम पहले हो गया है उसके लिए आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, किसी दूसरे काम से पहले। He has been working on this project since last 3 months. ये गलत है गोपाल। The rain has, yes, ये गलत है, बताती हूँ क्यों गलत है। last 3 hours नहीं होता। Since पर्टिकुलर टाइम, अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ for का। ये तो हो गया हमारा निश्चित समय। अब for में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, since और for में। for का यूज बताती हूँ मैं आपको। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब मैं समय की अवधि बता रही हूं, समय की अवधि, ड्यूरेशन बता रही हूं, मैं समय की अवधि बता रही हूं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जब मैं बात कर रही हूं। क्लियर? जैसे आपने सेंटेंस बनाया गोपाल, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, he has been working on this project for last 3 months. अब यहां पे मैं सिंस यूज नहीं करूंगी, पिछले 3 महीनों से। मैं आपको टाइम पीरियड बता रही हूँ कि 3 महीनों से, 2 महीनों से, मैंने कोई निश्चित समय यहाँ पर नहीं बताया है। तो फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम निश्चित समय नहीं बताते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, एक समय की अवधि बताते हैं। टाइम पीरियड अगर मैं आपको बता रही हूँ तब आप फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे। 3 घंटे, 2 घंटे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये टाइम पीरियड है, यानी कि समय की अवधि है। 4 साल, 2 साल, 2 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, निश्चित समय तो नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त से 2 हफ्ते पहले मिला। 2 हफ्ते पहले कब मिला? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कब मिले? निश्चित टाइम नहीं बताया। अगर आप बोलेंगे कि मैं मॉर्निंग में मिला, तो तब हम जब आई हैव, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, बिल्कुल ठीक है, 3 घंटे से।
I have been watching the movie Dil Bechara. Amrit, I have been watching the movie for 2 days. 2 दिन से मैं ये मूवी देख रही हूँ. इसका करेक्ट ऐसे होगा. I have been watching the movie for 2 days. My mother has been doing the household chores for 1 hour. बिल्कुल ठीक है. I am trying to talk in English since Monday. जय वर्मा बिल्कुल ठीक है. मन की बात program is being broadcast for many years, not since many years, for many years. For क्योंकि बहुत सालों की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित समय आप नहीं बता रहे हैं. क्लियर गोपाल, आप ध्यान दीजिए. जब हम ईयर्स की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, फॉर मेनी ईयर्स, यू हैव बीन working on this project for many years. You have been working on this project for many years. तुम इस प्रोजेक्ट पर बहुत सालों से काम कर रहे हो. You have been working on this project for many years. बहुत सालों से तुम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो. तो अवधि मैं बता रही हूँ, एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट कर रही हूँ कि बहुत सालों से, बहुत महीनों से, 2 हफ्तों से. शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 days. 2 दिन से वो कुकिंग कर रही है. दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 day, फॉर 1 hour. 1 घंटे से वो सो रहे हैं. तो ऐसे करके हम यूज करते हैं. I have been working on the computer for 3 hours. बिल्कुल ठीक है राहुल, मैं 3 घंटे से कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ. I have been working on the computer for 3 hours. 3 घंटे से मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ. I have been attending the class. Yes. अब देखते हैं गाइस, ये हो गया फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगर आप स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो आप क्या लगाएंगे? सिंस. ठीक है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस 1 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर द लास्ट 1 week. पिछले 1 हफ्ते से मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ. तो पीरियड ऑफ टाइम जब हम बताते हैं तो फॉर का यूज करते हैं. क्लियर हुआ? अगो, बिफोर, सिंस, फॉर. नेक्स्ट देखते हैं टाइम का. बाय. टाइम में हम बहुत बार बाय का भी यूज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं. बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन. मतलब इससे लेट नहीं. ये आखिरी डेडलाइन है जो मैं आपको दे रही हूं, इससे लेट नहीं होना है. ठीक है. कम होम, यू शुड कम होम बाय 6 o'clock. You should come home by 6 o'clock. 6 बजे तक घर आ जाना. मम्मी कई बार बोलती है ना, जब हम बाहर जाते हैं 6 बजे तक घर आ जाना. You should come home by 6 o'clock. बाय जब आप यूज करते हैं, इसका मतलब इससे लेट नहीं. 6 बजे तक आ जाना, इससे लेट मत होना. तो बाय इसका मतलब इससे लेट मत होना. दिस इज द लास्ट टाइम. इससे लेट आप नहीं हो सकते. तो जब आप बाय करके सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसका मतलब इससे लेट नहीं. दिस इज द लास्ट टाइम. बस 6 बजे तो 6 बजे, इससे लेट नहीं. बनाइए कुछ सेंटेंसेस. नॉट लेटर देन. यू शुड मीट मी एट द थिएटर बाय 7 o'clock. मतलब मुझसे थिएटर में मिलना 7 बजे तक. उससे लेट मत आना, नहीं तो मूवी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. यू शुड मीट मी एट द थिएटर. यू शुड मीट मी एट द थिएटर बाय 7 o'clock. 7 बजे तक थिएटर पे मुझसे मिल जाना. कई बार दोस्तों से हम बात करते हैं कि इतने बजे तक काम कर लेना, इतने बजे तक तो मुझे सुपरमार्केट मिल जाना. तो इतने बजे तक जब आप किसी को बता रहे हैं कि इससे लेट मत होना, तो आप बाय का यूज करेंगे. इतने बजे तक मिल जाना, इतने बजे तक होमवर्क कंप्लीट कर देना, इतने बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट कर देना. सबमिट द प्रोजेक्ट बाय 6 o'clock. यानी कि 6 बजे डेडलाइन है, उससे लेट मत करना. You should submit the project by 6 o'clock. तुम्हें 6 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए, उससे लेट नहीं. I have been attending the English class for 1 week. बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, वेरी गुड. We should attend the Hinge class by 4 o'clock. Yes, 4 o'clock के बाद नहीं तो लेसन कंटिन्यू हो जाएगा आगे. I'll go to the market by 6 p.m. Yes, the train will reach its terminus by 6 o'clock. Very nice Anushka. Yes, train will reach its terminus by 6 o'clock. 6 o'clock तक पहुंच जाएगी. Please submit your resume.
बाय दिस टाइम, मतलब जब आप बाय का प्रयोग करते हैं इससे लेट नहीं, नॉट लेटर देन, तो हम बाय का यूज करेंगे। क्लियर। अब और देखते हैं टाइम में जो हम गलतियां करते हैं वो होता है ड्यूरिंग में। ड्यूरिंग में हम गलतियां करते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, मतलब कोई काम चल रहा है। ड्यूरिंग मीन्स दौरान कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य, कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली अपनी छुट्टियों में। आई मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस। आई मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस। मेरे समर ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस, मेरे समर वेकेशंस के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिली। तो मतलब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, उसके दौरान, खत्म नहीं हुई वो चीज खत्म नहीं हुई। अगर कोई कार्य चल रहा होता है ड्यूरिंग, इसके दौरान, सो ड्यूरिंग का हम यूज करते हैं। शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग द लंच। लंच के दौरान जब मैं लंच कर रही थी, आई वाज हैविंग लंच, शी कॉल्ड मी देन, उसने मुझे तब फोन करा। सो ड्यूरिंग का यूज आप कब करेंगे? व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कोई कार्य हो रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग, दौरान। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। ओके, आई मेट मेनी फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिंदखोज क्लास, मतलब इसका मतलब ये हुआ शुभम, जब हिंदखोज की क्लास चल रही थी उसके दौरान मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई। ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का। I should return from the market by 7 p.m. Yes, मैं 7 बजे तक मार्केट से वापस आ जाऊंगा, मुझे आ जाना चाहिए। मैं 7 बजे, I should return from the market by 7 p.m. 7 बजे तक मैं मार्केट से वापस आ जाऊंगा। और यस गोपाल, ये भी ठीक है आपका सेंटेंस। ओके शुभम, वेरी नाइस। Nobody made a sound during his speech. चार्मी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। किसी ने भी कोई नॉइज नहीं करा जब वो स्पीच दे रहा था, उसकी स्पीच के दौरान किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। वेरी गुड, गुड गुड। और बनाइए। आई प्रेफर टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, बिल्कुल ठीक है शिल्पा। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पर ही रहूँ इस दौरान, इस कोरोना वायरस के दौरान, इस टाइम पे जब कोरोना वायरस चल रहा है। So we should have a healthy meat during this coronavirus. We should keep our immunity strong during this virus. हमें अपनी immunity को strong रखना चाहिए इस वायरस के दौरान, मतलब ये चल रहा है, खत्म तो हुआ है नहीं। So during the coronavirus, we should keep our immunity strong. We should take a healthy diet. We should stay away from junk foods during this coronavirus. इस कोरोना वायरस के दौरान हमें जंक फूड से, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड्स ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस के दौरान हमें जंक फूड से, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड्स ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस के दौरान हमें जंक फूड से बचना चाहिए, इससे अवे रहना चाहिए। तो क्लियर हो गया। बिफोर, अगो, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, दौरान, बाय। ये टाइम के इतने इंपॉर्टेंट गाइस, इतने इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो बहुत यूज होते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, बताइए। Okay, I usually like to talk in English during the meeting. Yes, meeting के दौरान मुझे usually आमतौर पर इंग्लिश में बात करना पसंद है। Very good, डेली रूटीन भी आपने यूज करा। I usually like to talk in English during the meeting. मीटिंग के दौरान मुझे इंग्लिश में बात करना पसंद है। Very nice, तो करेक्ट यूज ऑफ टेंस आपने यूज करा शुभम, वेरी गुड। इसका मतलब क्लास 1 आपने अच्छे से अटेंड करी। सो जब हम डेली हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। Ma'am explains many essential topics during teaching in the class. Yes, while she is teaching, teaching के दौरान मैम बहुत important topics explain करती हैं। बिल्कुल ठीक है। There was no lockdown during January month. चंदन बिल्कुल ठीक है, जनवरी मंथ के दौरान कोई लॉकडाउन नहीं था। ओके गुड। तो इस दौरान, इस बीच, मतलब जो कोई काम चल रहा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, विदिन। विदिन कब यूज करते हैं? विदिन, बताइए, विदिन का यूज हम कब करते हैं?
विद इन, ये भी टाइम का है, कब यूज करते हैं, जब मैं बताती हूँ किसी टाइम लिमिट के बीच, विद इन मीन्स किसी टाइम लिमिट के बीच, किसी टाइम लिमिट या उस टाइम लिमिट के बीच। अब मेरे को ऑफिस में बोला कि ना आप 3 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, मतलब उस समय के अंदर अंदर, विद इन, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दो, या कंप्लीट दिस फाइल विद इन 2 आवर्स, कंप्लीट दिस फाइल। या मैं अपने अगर बॉस को बोलती हूँ कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ही फाइल कंप्लीट कर लूंगी, तो मैं उनको फ्यूचर टेंस से भी बता सकती हूँ, आई विल कंप्लीट दिस फाइल, या आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट, आई विल फिनिश दिस प्रेजेंटेशन, कुछ भी बोल सकती हूँ जो आपका मन करे। आई विल फिनिश दिस प्रेजेंटेशन विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म कर दूंगी। अब मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही थी तो मेरी कलीग ने बोला वरना कितना टाइम लगेगा तुम्हें प्रेजेंटेशन देने में, तो मैंने कहा यार बस 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम मैं कंप्लीट कर दूंगी, मतलब 2 घंटे टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर। अगर मैं बोलती आई विल फिनिश दिस प्रेजेंटेशन बाय 2 o'clock, मतलब 2 बजे तक मैं कर दूंगी, 2 बजे से लेट मैं नहीं करूंगी। अगर मैं बोलती हूँ आई विल फिनिश दिस क्लास, जो आपकी क्लास चल रही है, आई विल फिनिश दिस क्लास बाय 5 PM, 5 बजे तक मैं ये क्लास खत्म कर दूंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आई थिंक क्लास विल एक्सीड, सो 5 बजे तक क्लास मैं खत्म कर दूंगी। तो बाय 5 o'clock अगर मैं बोलती हूँ तो इससे लेट नहीं होगा। अगर मैं बोलती हूँ आई विल फिनिश दिस क्लास बाय 6 o'clock, 6 बजे तक मैं ये क्लास खत्म कर दूंगी, इससे ज्यादा लेट नहीं करूंगी मैं, 6 से ज्यादा तो बिल्कुल लेट नहीं होगा। तो लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि इसके बाद नहीं, नॉट लेटर देन, बाय। अगर मैं बोलती हूँ 2 घंटे के अंदर अंदर क्लास खत्म हो जाएगी, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, आई विल ट्राई टू फिनिश द क्लास विद इन 2 आवर्स, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर क्लास को खत्म कर दूं। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस क्लास विद इन 2 आवर्स, तो किसी टाइम के अंतराल, जब हम कहते हैं ना किसी टाइम के बीच में, उस टाइम के अंतराल में, उस टाइम के बीच में, इसके अंदर अंदर, तो हम इसका यूज करते हैं। Okay, you will have to leave this place within 2 hours, otherwise you'll have to pay for it, otherwise you have to pay for it, ठीक है। और बनाइए। राहुल, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 hour, मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर दो। आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 hour, मैं चाहता हूं कि ये काम 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 hour। ओके, वेरी गुड शिल्पा, आई गेट अप विद इन 10 minutes, बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैं उठ जाऊंगी। तो जब हम लेट हो जाते हैं, तो सोते लेट हैं, तो हम कहते हैं ना 10 मिनट के अंदर अंदर बस मैं उठ जाऊंगी, आई गेट अप विद इन 10 minutes, वेरी गुड। यस, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। लक्ष्मी, इसका आप बोलेंगे आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई होमवर्क विद इन 1 hour, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अपना होमवर्क कंप्लीट करूं। या फिर आप बोलेंगे आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करा 1 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 1 hour आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, नॉट हैव कंप्लीटेड। यस, मेरे को ये मार्कशीट 4 घंटे के पहले देनी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सॉरी आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई हैव टू फिनिश दिस असाइनमेंट विद इन 4 hours, आई हैव टू सबमिट दिस बिफोर, मतलब इतने बजे से पहले या विद इन इस टाइम के दौरान मुझे ये करना है, तो मैं भी आपसे बात नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, आई शिल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 hour, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं ये कार्य को कंप्लीट कर दूंगा। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोलूं मेरा एग्जाम अभी 3 घंटों में है, विद इन 3 hours आई हैव माई एग्जाम, तो उसी के बीच में है, मेरे को अपना एग्जाम 3 घंटे के बीच में खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश माई एग्जाम विद इन 3 hours, 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपना एग्जाम खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश माई एग्जाम विद इन 3 hours, तो विद इन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, टाइम की जब हम बात करेंगे तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अनटिल और टिल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, अनटिल टिल। ये कब यूज करेंगे, जब हम लास्ट बताते हैं, एंड ऑफ टाइम, जब हम बताते हैं कोई घटना कब खत्म होगी,
कोई घटना कब खत्म होगी, कोई घटना कब खत्म होगी, तो हम until या till का यूज करते हैं। आई विल वॉच टीवी until, आई विल वॉच टीवी until, कब तक मैं टीवी देखूंगी, 10 बजे तक, बस 10 बजे के या till। तो जब आप एंड ऑफ टाइम बताते हैं तो आप इनका यूज करते हैं। आई विल फिनिश द स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद इन 3 months, ऐसे बोल सकते हैं अमृत, मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आई विल ट्राई टू फिनिश दिस कोर्स विद इन 3 months, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर लूं 3 महीने के अंदर अंदर। हाँ, क्या आप प्लीज 5 मिनट पहले, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आ सकते हैं, इसके बीच विल यू प्लीज अराइव हेयर विद इन 5 minutes। यस, मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर आया, आई विल जस्ट कम विद इन 5 minutes, बोलते हैं ना कई बार, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ, मतलब ये टाइम लिमिट आपने दे दिया, कभी भी आ सकते हो आप, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, तो विद इन इस टाइम पीरियड के दौरान मैं आ रहा हूँ या मैं आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू विद इन 3 hours, 3 hours के अंदर अंदर मैं आपसे बातचीत करूंगा। डू नॉट लीव टिल यू फिनिश योर होमवर्क, बिल्कुल ठीक है, जब तक आपका होमवर्क फिनिश नहीं हो जाता तब तक नहीं जाइए। वी शुड वेक अप अंटिल 5 AM, यस, तब तक उठ जाना चाहिए, या यू शुड ट्राई टू वेक अप अंटिल 5 PM, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गिविंग, बाय का इधर ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं नवीन, यू शुड वेक अप बाय 5 AM, 5 बजे तक उठ जाना, इससे ज्यादा लेट मत करना। इट्स बेटर नॉट टू लीव द प्लेस टिल द रेन स्टॉप, यस, अच्छा होगा कि हम, इट्स बेटर नॉट टू लीव, अच्छा होगा कि हम यहाँ से ना जाएं जब तक बारिश नहीं रुकती, टिल द रेन स्टॉप्स, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए, द क्लास विल फिनिश अंटिल 6 PM, यस, लास्ट बता रहे हैं कि 6 बजे तक, दिस इज द एंड टाइम, टिल इतने बजे तक तो हो जाएगा, इतने बजे तक कार्य खत्म हो जाएगा, मतलब टिल अंटिल, मतलब टिल आई विल फिनिश दिस अंटिल 6 o'clock, अंटिल, टिल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड जोसेफ, डोंट डू एनी वर्क अंटिल यू गेट वेल, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तब तक कोई काम मत करना, मतलब जब तक ये सिचुएशन नहीं हो जाती, तो जब हम बताना चाहते हैं जब तक ऐसा नहीं हो जाता, अंटिल, टिल, जब तक, समय बता रहे हैं जब तक ऐसा नहीं हो जाता, गुड। ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं ऑन, इन और एट के यूज में, ऑन, इन एंड एट। तो ऑन, इन और एट का यूज अब हम सीखेंगे, कहां पर इन लगाते हैं, कहां पर ऑन लगाते हैं, कहां पर एट लगाते हैं। मैं चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। इन, ऑन, एट, ऑन, इन, एट। अब इन का यूज मैं कहां करूंगी, मंथ्स, मंथ्स के साथ, महीनों के साथ। वन बाय वन समझाऊं या चार्ट के थ्रू समझाऊं, जैसे आपको अच्छा लगे आप बताइए। मंथ्स पहले इन पर आते, इन का यूज मैं कहां करूंगी, महीनों की मैं बात कर रही हूँ, सीजन्स की बात कर रही हूँ, सेंचुरीज की बात कर रही हूँ। सेंचुरी क्या होती है, 100 वर्षों का समय, महीने, सीजन्स, ईयर, साल की मैं बात कर रही हूँ। तो जब लंबे समय की हम बात करते हैं तो हम इन का यूज करते हैं, लंबे समय की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, इन, लंबे समय की बात हो रही है तो इन का यूज करते हैं। लॉन्ग पीरियड्स, जब हम लॉन्ग पीरियड्स की बात करते हैं तो इन का यूज करते हैं, जैसे कि इन जनवरी, इन जून, इन जनवरी, इन जून, ये महीने हो गए। सीजन में क्या हो गया, विंटर सीजन, इन विंटर, इन समर, ईयर, साल, इन 2002, इन 2007, 2009, 2020, लॉन्ग पीरियड्स। तो जब लंबे समय की बात होती है, इन द पास्ट, पास्ट में, इन द लास्ट सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, तो सेंचुरीज की बात होती है, लंबे समय की बात होती है, इन द पास्ट। तो ये सारे क्या है, लॉन्ग पीरियड, सीजन्स, मंथ्स, तो इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है, इनका यूज कहां करेंगे हम,
इनका यूज मंथ, महीनों को बताने के लिए, महीने जब बताते हैं ना, अब जैसे आपको बताना है जून के महीने में मैं तुमसे मिलूंगा, मेरे को कॉल लेटर आया था, जून में आया था मुझे कॉल लेटर, ऑफर लेटर आया था मुझे जून, कोई भी मंथ हो सकता है, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोई भी मंथ हो सकता है, तो मंथ्स के साथ, महीनों के साथ इन का यूज करेंगे। सीजन, सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इन विंटर, इन समर्स, सेंचुरीज, 21st सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी। तो जब हम बात करते हैं सेंचुरीज की, 100 वर्षों का समय, सदी, सदी, सेंचुरी का मतलब होता है सदी। ईयर, साल, इन 2002, 2009, 2020, 2019, लॉन्ग पीरियड। तो जब भी लंबे समय की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस बनाइए तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वन बाय वन एक्सप्लेन करूं? ओके, वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है गाइस, डोंट वरी। चार्ट चार्ट बाद में एक्सप्लेन, वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो वन बाय वन समझते हैं। तो इन का यूज कहाँ करते हैं, इन में बहुत ज्यादा गलती होती है। इन का यूज मैं कहाँ करूंगी, महीनों के साथ, मंथ्स, जब मैं मंथ्स की बात कर रही हूँ, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, महीनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेंचुरीज, सदी की बात कर रही हूँ, 21वीं सदी में, इन द 21st सेंचुरी। लॉन्ग पीरियड्स की बात कर रही हूँ, लंबे समय की बात कर रही हूँ, तो भी मैं ये यूज करूंगी। जैसे कि लंबा समय क्या हो गया, इन द पास्ट, या फिर मैं मंथ्स हो गया, सेंचुरीज हो गया, लॉन्ग पीरियड्स हो गया, सीजन्स, इन समर्स, इन विंटर्स। नेक्स्ट देखिए, मंथ, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड, सीजन्स, ईयर्स, सालों के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। तो ये लंबे लंबे समय है ना, ये टाइम का लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो जब हम लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इन। अब ईयर्स में इन 2002, इन 2016, इन 2014, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब आप सेंटेंसेस बनाइए। ओके, वेरी गुड। आई वुड लाइक टू गो टू शिमला इन द रेनी सीजन। यस, रेनी सीजन में मैं शिमला जाना चाहूंगा। हिज बर्थडे कम्स इन मार्च, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक बोला, उसका बर्थडे मार्च में आता है। हिज बर्थडे कम्स इन मार्च, वेरी नाइस। अब जनरली यहाँ पे गोपाल लोग क्या गलतियां करते हैं, हिज बर्थडे कम्स ऑन मार्च कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। मोस्ट पीपल कमिट दिस मिस्टेक, हिज बर्थडे कम्स ऑन मार्च, तो ये गलत है। हम बोलते भी ऐसे, हिज बर्थडे कम्स ऑन मार्च, नहीं, हिज बर्थडे कम्स इन मार्च, इन मार्च, मार्च में आता है। तो जब भी हम मंथ की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, तो क्या यूज करेंगे आप, इन का प्रयोग करेंगे। महीनों की, सालों की, लंबे पीरियड्स की, सेंचुरीज की, इन, लंबे समय की बात करेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे। I will get my stuff in August. Yes. World War II had ended in the 19th century. In 1996, his youngest daughter graduated. बिल्कुल ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई एग्जाम विल कम इन अगस्त, बिल्कुल ठीक है, आरबीआई एग्जाम की नोटिफिकेशन अगस्त में आएगी। वेरी गुड, अमेजिंग। आई गॉट मैरिड इन 2010, बिल्कुल ठीक है, 2010 में मेरी शादी हुई। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला आपने, एक भी सेंटेंस गलत नहीं था, ठीक है। तो इन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम कहाँ गलती करते हैं। ये तो था हमारा इन। ऑन, अब ऑन का समझ में नहीं आता, ऑन कहाँ यूज करना है, तो ऑन भी देख लेते हैं। टाइम के केस में हम ऑन कहाँ यूज करते हैं, देखिए गाइस, ऑन हम यूज करते हैं डेज और डेट्स के साथ। डेट क्या होती है, तारीख, तारीख, तारीख पे तारीख, बोलते ना तारीख पे तारीख। सो डेट्स तारीख, एंड डेज क्या होते हैं, दिन। सो दिनों और तारीखों के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज। क्या यूज करेंगे हम, ऑन, विद डेज एंड डेट्स, विद डेट्स एंड डेट्स, दिनों और तारीखों के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ऑन डेज का मैं एग्जांपल आपको देती हूँ।
डेज क्या होते हैं हमारे दिन? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सारे दिन है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे दिन है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, तो ये दिन हो गए हमारे ऑन बर्थडे। बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारे हमारे डेज हैं, तो इनके साथ आप हमेशा ऑन का यूज कीजिएगा। डेट्स, डेट्स होती है तारीख। ऑन 19 जून, on 22nd February, on 27th July. सो तारीख और उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? डेज एंड डेट्स के साथ ऑन। महात्मा गांधी वॉज born on 2nd October, बिल्कुल ठीक है। आई विल विजिट माई अंकल्स हाउस इन ऑगस्ट दिस ईयर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देयर इज अ क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑन 25 December, वेरी वेरी नाइस। We have started spoken English classes in July. Yes, we started, not have. लक्ष्मी, आप पास्ट की बात करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए उसको सिंपल पास्ट। जब भी आप पास्ट की कोई घटना को बताएंगे तो सिंपल पास्ट का यूज कीजिए। पास्ट को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज कीजिए, यानी सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई स्टार्टेड माई क्लासेस, स्पोकन क्लासेस इन जुलाई, जुलाई में मैंने स्टार्ट किया। I was born in 1994, ऐसे बोलेंगे, I was born in 1994. I would like to talk about 21 centuries stories. Yes, in 1996 his youngest brother graduated. Yes, the annual concert is on 23rd June. बिल्कुल ठीक है। Annual concert कब है? 23rd June को है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहा है guys. Amazing, too good. His birthday comes on 6th March. Yes, 6 मार्च को उसका बर्थडे आता है, बिल्कुल ठीक है। उसका बर्थडे 6 मार्च को आता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर हो रहा है? तारीख और दिनों के साथ ऑन का यूज, लंबे समय, मंथ, सीजन, सेंचुरीज, उसके साथ हम इनका यूज करते हैं, ईयर्स। Kargil war happened on 26 July. He will meet me on Sunday this evening this week. बिल्कुल ठीक है। वो मुझे इस हफ्ते संडे को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। The pandemic started on December. हाँ, शुभम, in December. आपने महीने का नाम लिया। The pandemic started in December, not on December. शुभम रॉन्ग है। On सिर्फ डेज, दिनों के साथ, तारीखों के साथ। दिसंबर क्या है? हमारा महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे महीने हैं, तो महीनों के साथ हम इनका यूज करते हैं। ऑन का यूज सिर्फ तारीखों के साथ और दिनों के साथ किया जाता है, डेज और डेट्स के साथ। We are going to have a day off on Friday this week. Okay. क्लियर, वेरी गुड लक्ष्मी। तो कोशिश कीजिएगा पास्ट की बात बताते हैं, कोई पास्ट की घटना बताते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही ग्रेजुएटेड इन 2012, वो 2012 में ग्रेजुएट हुआ, बस पास्ट की बात करी। यस, माय बर्थडे इज ऑन 23rd August. We celebrated the farewell party on 22nd June. बिल्कुल ठीक है। तारीख हो गई ऑन 22nd जून, बिल्कुल ठीक है। सो ये था हमारा ऑन। अब आते हैं हम एट के ऊपर। एट में क्या आएगा हमारा? वेरी स्पेसिफिक टाइम, जब हम बिल्कुल निश्चित समय की बात करेंगे। एट, मीट मी एट 7 o'clock, द क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock. एट स्पेसिफिक टाइम मैं आपको बता रही हूँ, एट में टाइम स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक टाइम की जब आप बात करते हैं, बहुत ही निश्चित समय की बात करते हैं। द क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock, क्लास 4 बजे स्टार्ट होगी। द क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock. अब कोई आपसे पूछ रहा है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास कब स्टार्ट होगी, तो आप बता रहे हैं किसी को क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock. एट, not in 4 o'clock, not on 4 o'clock, not, you will only use at. At का मतलब होता है निश्चित समय पर, at particular time, at the moment, इसी क्षण की जब आप बात करते हैं। at 6:30, at 7:30, at 4:30, at 4 o'clock, तो निश्चित समय की जब हम बात करते हैं तो हम at का यूज करते हैं। at 4 o'clock, at 6:30, at the moment, at midnight, at noon, at night, तो निश्चित समय की बात करते वक्त हम at का यूज करते हैं। I joined the Hind Coach class on 20th July, ठीक है।
I will meet you at 6 o'clock. I will meet you at 6 o'clock. मैं 6 बजे तुमसे मिलूंगा. फ्यूचर की बात कर रहे हैं. Talking about the plans. I will meet you at 6 o'clock. You can catch me at 2 p.m. 2 बजे तुम मुझसे मिल सकते हो. I get up at 5 a.m. I woke up at 7 a.m. today. बहुत ही अच्छे sentences guys. Amazing. सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आप सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. तो प्रेजेंट डेली रूटीन के बारे में talking about the plans. Very good. I got up at 5 a.m. We will arrange a special meeting at 4 p.m. The conference held at 9 p.m. बिल्कुल ठीक है. At the weekend there is a market. Yes. क्लियर हुआ? तो ये था हमारा preposition of time. At का यूज कब करेंगे आप? स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, निश्चित समय को बताने के लिए. Are you free at 5 o'clock? Yeah. Will you be available at 5 o'clock? ऐसे बोल सकते हैं. क्या आप 5 बजे अवेलेबल होंगे? क्या आप 5 बजे मिल सकते हैं मुझसे? Will you be available at 5 o'clock? So निश्चित समय के लिए आप at का यूज करेंगे. Great. So at, on, in टाइम के केस में हमने स्टडी करा. और भी टाइम के बहुत सारे बिफोर, अगो, ड्यूरिंग, विद इन, अंटिल, टिल, बाय, सिंस, फॉर, ये सारा हमारा टाइम का प्रेपोजिशन था जो कि ओवर हो चुका है. अब नाउ वी विल प्रोसीड टू प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, कोई चीज मूव हो रही होती है तो हम क्या, कौन सा यूज करते हैं? पहला मैं आपको बताती हूँ टू. टू बहुत बार कंफ्यूज होते हैं. टू कहाँ यूज करते हैं? जब आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. लोकेशन बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं. जगह भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ. तो मैंने लोकेशन भी बता दी, मैं कहाँ जा रही हूँ, डायरेक्शन भी बता दी. मंदिर जा रही हूँ, उसकी तरफ जा रही हूँ. तो मैं मंदिर जा रही हूँ. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है. तो जब आप आई एम गोइंग टू शिमला, शी इज गोइंग टू शिमला, वे शिमला जा रही है. शी इज गोइंग टू लंदन, शी इज गोइंग टू मनाली. तो जब आप कोई लोकेशन बताते हैं कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, डायरेक्शन भी उसमें मेंशन होती है, तो आप टू का यूज करेंगे. बनाइए टू से कुछ सेंटेंसेस बनाइए. टू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है. मूवमेंट पर आ गए हैं. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने स्टडी कर लिया. प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट हम स्टडी कर रहे हैं. टू, लोकेशन, जगह हम बता रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू शिमला, शी इज गोइंग टू लंदन. तो जगह बता रहे हैं, उस जगह जा रही है, उसकी डायरेक्शन में, उस जगह जा रही है. Shubham, very good question, ma'am. Where do we use at, in or on when we talk about a city or town? अभी बताऊंगी preposition of place. इसके next हम preposition of place study करेंगे. अभी preposition of moment study कर रहे हैं. तो जब preposition of place बताऊंगी तब on, in, at जगह के related मैं आपको बताऊंगी. Don't worry, मैं हर एक चीज clear करूंगी guys. बिल्कुल शुभम, अभी क्लियर करती हूँ. वन बाय वन बिल्कुल इलेबोरेट वे से बताऊंगी. सो डोंट वरी अबाउट. बनाइए कुछ सेंटेंसेस टू से. टू से सेंटेंसेस बनाइए. टू, आई एम गोइंग टू टेम्पल, शी इज गोइंग टू शिमला, ही इज गोइंग टू द पार्लियामेंट. यस, पार्लियामेंट जा रहा है. वो तो लोकेशन बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, किस जगह जा रहा है, डायरेक्शन भी बता रहे हैं. तो टू वर्ड्स. अब मैं आपको बताती हूँ टू वर्ड्स में क्या डिफरेंस है. टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ. टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ. मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ, मतलब मैं डायरेक्शन बता रही हूँ इसमें. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, मंदिर की डायरेक्शन में जा रही हूँ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, मैं मंदिर की दिशा में जा रही हूँ. तो किसी दिशा में जाना, किसी डायरेक्शन में जाना, टूवर्ड्स. फर्क क्या है टू और टूवर्ड्स में? टू मतलब मैं टेम्पल तक ही जा रही हूँ, टेम्पल के आगे नहीं जाऊंगी. मैंने लोकेशन बता दी है, आई एम गोइंग टू टेम्पल, मतलब मैं टेम्पल ही जा रही हूँ. अगर मैं टूवर्ड्स टेम्पल बोलती हूँ तो इसका मतलब टेम्पल के बाद भी कोई और जगह हो सकती है, मैं आगे जा सकती हूँ, उसकी दिशा में मैं जा रही हूँ. मैं मंदिर की दिशा में जा रही हूँ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ. समझ हो सकती है, मैं वहां जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को बोला मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल. अगर मैं कहना चाहती हूँ अपनी दोस्त को कि मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल के अंदर जा रही हूँ, लोकेशन बता रही हूँ स्पेसिफिक, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल. ठीक है. अब वैसे ही आई एम गोइंग टू लंदन, मतलब मैं लंदन जा रही हूँ. टूवर्ड्स लंदन, उसकी तरफ जा रही हूँ, उससे आगे भी जा सकती हूँ कहीं पर. सो टूवर्ड्स उसकी डायरेक्शन में, की तरफ, उससे आगे भी मैं जा सकती हूँ. I have been to Russia, I am going to restaurant. बिल्कुल ठीक है. The train is going towards Patna. Very good, Naveen.
ट्रेन पटना की तरफ जा रही है, पटना से आगे भी कहीं और जा सकती है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो ट्रेन है पटना की तरफ जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है। I have to create an environment to talk in English. Yes, बिल्कुल ठीक है. I have to create an environment to talk in English. I am going towards the station. Very good, Jay Verma. Station की तरफ जा रहा हूँ मैं. स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो जब आप डायरेक्शन मेंशन करते हैं की तरफ, तो आप टूवर्ड्स का यूज करेंगे. टू, अगर आप स्टेशन जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि आप उस जगह जा रहे हैं. तो समझ आया. टू लोकेशन, जगह, डायरेक्शन भी होती है, जगह भी होती है. तो मैं इसी जगह जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं शिमला जा रहा हूँ. की तरफ, टूवर्ड्स, उसकी तरफ जा रहा हूँ, वहां नहीं जा रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा हूँ. आगे जा सकता हूँ, उससे कहीं और जा सकता हूँ, लेकिन उसकी तरफ जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो ये था टू एंड टूवर्ड्स. अब मैं आपको और बताती हूँ मूवमेंट में. अप डाउन. शी इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स. वो सीढ़ियां चढ़ रही है. अब क्या होता है, लोअर से हायर प्लेस पे जाते हैं, लोअर प्लेस टू हायर प्लेस. ठीक है ना. जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहले एक सीढ़ी, फिर यहाँ से स्टार्ट करा मैंने सीढ़ी चढ़ना, मैं यहाँ तक चढ़ी, तो लोअर से हायर. अब ऊंचा उठ रही हूँ मैं, यहाँ 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 अप. अप डाउन बहुत इजी है, लोअर टू हायर प्लेस. और डाउन क्या हो जाता है, हायर टू लोअर प्लेस. हाई से नीचे की तरफ, हायर टू लोअर प्लेस. बहुत इजी है ये. ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ. अप, नीचे से ऊपर की तरफ. ट्रेन में बैठे हैं, प्लीज कीप दिस लगेज अप, मतलब थोड़ा ऊपर रख दीजिए उसको. डाउन, हायर टू लोअर प्लेस जब हम बात करते हैं. She is climbing down the stairs, she is climbing up the stairs. वो सीढ़ियां चढ़ रही है, she is climbing down the stairs. वो सीढ़ियां से नीचे उतर रही है. तो अप डाउन तो बहुत इजी है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना. अप होता है ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर, एंड डाउन होता है, सॉरी, अप ऊपर से, नीचे से ऊपर, अप, डाउन ऊपर से नीचे. सो दिस इज ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, डाउन, अप डाउन. तो मूवमेंट का हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का. दिस इज वेरी इजी. कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं गाइस. एंड देन और भी हम स्टडी करते हैं प्रेपोजिशन में. अक्रॉस. अक्रॉस कब यूज करते हैं मूवमेंट में? अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड. अक्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड. सपोज ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब वो इस साइड से इस साइड आ जाता है, वो इस साइड खड़ा है, इस साइड आ जाता है, तो मैं क्या करूंगी, they are walking across the street. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो across the street मतलब एक साइड से दूसरी साइड वो जा रहे हैं. तो ये जो लोग जा रहे हैं across, एक साइड से दूसरी साइड, they are walking across the street. एक साइड से दूसरी साइड, across. एलिवेटर इज गोइंग अप, बिल्कुल ठीक है. एलिवेटर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है. आई एम गोइंग टूवर्ड्स टू एयरपोर्ट, दोनों नहीं यूज करेंगे, या तो टू यूज करिए या टूवर्ड्स यूज करिए, दोनों को साथ यूज नहीं करें. आई एम गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर जा रही हूँ, उस वहां पर एयरपोर्ट पर जा रही हूँ. यस. अक्रॉस, एक, ही केम अक्रॉस द रिवर. यस, एक पार से दूसरी पार, एक साइड से दूसरी साइड, वो रिवर के अक्रॉस आया. अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड. अगर आप एक साइड से किसी दूसरी साइड पर जाते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का आप यूज करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड के लिए. सो अक्रॉस से सेंटेंसेस बनाइए. आपको एक और मैं बताती हूँ, मूवमेंट का जब हम यूज करते हैं तो हम अराउंड भी यूज करते हैं कई बार प्रेपोजिशन में. तो अराउंड का क्या मतलब होता है? अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, चारों ओर, आसपास, कोई चीज आपके आपके चारों ओर है. ठीक है. सो देयर आर बुक्स अराउंड मी. अगर मैं बोलती हूँ देयर आर
देयर आर सो मेनी बुक्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर इतनी सारी किताबें हैं। आप बुक फेयर में गए और आप अपने दोस्त को बता रहे हैं देयर आर सो मेनी बुक्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर इतनी सारी किताबें हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। देयर आर सो मेनी बुक्स अराउंड मी चारों ओर, आसपास, अराउंड, चारों ओर जब आप बोलते हैं तो आप बोलेंगे अराउंड। क्लियर हो रहा है गाइस? अराउंड से कुछ सेंटेंसेस बनाइए आप। I came online 2 minutes ago. Vijaya, ठीक है. He came across, yes, the city site. I'm absolutely in right direction towards learning English. Yes. COVID-19 pandemic is spreading across the world. बिल्कुल ठीक है. Good. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, into. into कब यूज करते हैं? बाहर से अंदर आना। कोई चीज बाहर से अंदर आती है, बाहर से अंदर आने के लिए हम into का यूज करते हैं। pour this water into the bucket. इस पानी को बकेट के अंदर डालो। बाहर बाल्टी पड़ी थी तो pour this water into the bucket. बकेट बाल्टी में ही पानी डालो, तो बाहर से अंदर डालना, इसको हम कहते हैं into। बाहर है कोई चीज, अंदर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? into। बाहर से अंदर आने को हम बोलते हैं into। She is going into the restaurant. She is going into the restaurant. मतलब बाहर से वो रेस्टोरेंट के अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जाना। She is going into the restaurant. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, बहुत बार यूज होती है, तो गलती मत कीजिएगा। बाहर से अंदर जाने के लिए क्या यूज करेंगे? into. I have a good environment around me. Yes, मेरे चारों ओर बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस राहुल, वेरी गुड। कम इनटू द रूम, यस, रूम में अंदर आ जाओ, बाहर से अंदर आ जाओ। तो बाहर से कोई चीज अंदर आएगी तो क्या यूज करेंगे? इनटू। और बनाइए इनटू से। देयर आर सो मेनी बर्ड्स अराउंड मी, देयर आर सो मेनी नेगेटिव पीपल अराउंड मी, बिल्कुल ठीक है। देयर आर टू मच वाटर नहीं होता, देयर इज टू मच वाटर अराउंड माई हाउस ड्यूरिंग द फ्लड। देयर वॉज टू मच वाटर अराउंड माई हाउस ड्यूरिंग द फ्लड। ये एक्सीडेंटली फेल इनटू द रिवर, बिल्कुल, बाहर से एक्सीडेंटली रिवर के अंदर गिर गया, बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग इनटू द एयरपोर्ट, गलत है राहुल। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, मैंने आपको बताया ना, आप लोकेशन बता रहे हैं कि मैं इस जगह जा रहा हूँ। लोकेशन, मैं एयरपोर्ट में जा रहा, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, नॉट इनटू द एयरपोर्ट। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं। इनटू होता है बाहर से जब अंदर आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर प्रवेश करना। जब आप एंट्री करते हैं बाहर से अंदर की तरफ, तो हम इनटू का यूज करते हैं। The bird fell into the water. Yes, the ball fell into the water, into the river. Yes, बाहर से अंदर की तरफ, तो हम क्या यूज करेंगे? into। अब वैसे ही अंदर से बाहर के लिए out of। They are coming out of the restaurant. वो रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं, तो अंदर से बाहर आ रहे हैं, out of। अंदर से बाहर आना, इसको हम बोलते हैं out of। क्लियर हो रहा है ना गाइस? तो एक एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को, ताकि हमारी कोई गलती ना हो। आउट ऑफ, बाहर से, अंदर से बाहर। फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, अंदर से बाहर, ठीक है। ही इज कमिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा है। ही इज कमिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो आप जब कन्वर्सेशन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा है, देन यू टेल दैट पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, ही इज कमिंग आउट ऑफ द मीटिंग, या ही श्योरली कम आउट ऑफ हिज हाउस, वो जरूर अपने घर से बाहर निकलेगा। तो आउट ऑफ, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाना, सॉरी, अंदर से बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ। एंड बाहर से अंदर जाना, इनटू। Yes, water came into the go down, बिल्कुल ठीक है। Coins dropped into the water, बिल्कुल ठीक है। I am coming out of my class, yes, मैं अभी क्लास से बाहर निकल रहा हूँ। I am coming out of my class, I am coming out of this home, किसी भी जगह से I am coming out of this party, इस पार्टी से बाहर निकल रहा हूँ मैं। तो किसी जगह से अगर आप निकलते हैं तो हम out of का यूज करते हैं। अंदर से बाहर जाना, बाहर आना, बाहर जाते हैं ना अंदर से बाहर, तो उसको हम यूज करते हैं। शी इज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, यस, रेलवे स्टेशन से बाहर वो आ रही है। अब थ्रू क्या होता है? थ्रू,
थ्रू भी हम यूज करते हैं, थ्रू होता है इसके माध्यम से, माध्यम से मतलब एक साइड से आप जाते हैं और दूसरे साइड से वापस आ जाते हैं। जैसे ट्रेन, जब आप ट्रेन में जाते होते हैं, गुफा से कई बार ट्रेन जाती है ना, तो हम बोलते हैं ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, उसके थ्रू जा रही है। जैसे पाइप, पाइप के थ्रू पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू पानी बहता है, वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, उसके थ्रू, उसके माध्यम से, एक जगह से वो जाता है दूसरी जगह से वो बाहर आ जाता है। सो गेटिंग इन, गेट टू वन साइड एंड देन कमिंग आउट अनदर साइड, थ्रू, गेट इन वन साइड एंड गेट आउट ऑफ द अदर साइड, गेट इन वन साइड and get out of another side. That is called through. Clear guys? तो ये हम preposition of movement यूज करते हैं। I came out of my room to meet my friend. Jay Verma, I came out of my room, not out my room, out of my room. मैं अपने घर के बाहर आया उसको मिलने के लिए। I came out of my room to meet my friend. Out of यूज कीजिए। He is entering into the plane. He is entering into that. Yes, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। He passed through many odds, वो काफी मुश्किलों से गुजरा है, बिल्कुल ठीक है। He passed through many odds, बिल्कुल ठीक है। तो उससे गुजरना, through, किसी के माध्यम से, एक चीज से get in one side and get out of the other side, बिल्कुल through, माध्यम से। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। तो ये था हमारे prepositions of movement, across, around, to, towards, up, down, through, into, out of। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। ओवर एंड अबव। ओवर कहाँ यूज करते हैं? ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ओवर कहाँ यूज करते हैं? जब हम वर्टिकली अबव की बात करते हैं, हाइट, वर्टिकली अबव, हाइट जब हम लेते हैं, जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे मेरे ऊपर पंखा है, फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे ऊपर है, फैन इज ओवर माई हेड। तो ओवर में कोई चीज टच भी हो सकती है या कोई चीज टच नहीं भी हो सकती। कॉन्टैक्ट प्लस नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता, और उस चीज की मूवमेंट हो भी सकती है या मूवमेंट नहीं भी हो सकती, हर चीज में वो ठीक है। कॉन्टैक्ट प्लस नो कॉन्टैक्ट, मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट। तो मैं ओवर का यूज कर रही हूँ, इसका मतलब हाइट, कोई चीज मेरे ऊपर है, हाइट की टर्म्स में आप देखिए, कोई चीज आपके हाइट में ऊपर है तो आप क्या यूज करेंगे? ओवर। ओवर मीन्स ऊपर, टच हो भी सकता है, टच नहीं भी हो सकता है, वो चीज मूव भी कर सकती है, वो चीज नहीं भी मूव कर सकती। तो ओवर सबके लिए यूज होता है। फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे ऊपर है। पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट, बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट मतलब कंबल ओढ़ दो। पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। अब जो ब्लैंकेट कंबल ऊपर ओढ़ेंगे बच्चे के, तो बच्चे को तो कपड़ा, वो जो कंबल है वो टच करेगा ना, तो टच हो गया। अब यहाँ पर जो फैन है वो मेरे सिर पर टच तो नहीं हो रहा, मेरे सिर पर फैन टच तो नहीं हो रहा, तो ओवर मैंने फिर भी यूज करा क्योंकि वो मेरे ऊपर है। अब ऐसे ही बच्चे को मैं बोल रही हूँ कंबल ओढ़ दो, तो कंबल बच्चे के ऊपर जब ओढ़ेंगे हम तो वो उसको टच होगा कंबल, लेकिन है तो उसके ऊपर ना। तो कांटेक्ट हो चाहे कांटेक्ट ना हो, लेकिन अगर हम हाइट की बात करते हैं, कोई चीज हाइट में ऊपर है तो आप ओवर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओवर। Yes, he came over from the bad things. There is a flight over my house. Yes, there is a plane over my house. There is an aeroplane. मेरे घर के ऊपर एक एरोप्लेन है, aeroplane over my house. Birds are flying over my head. I have learned to make many sentences through prepositions. That's very nice. I reached my home through a car. By a car. जब आप किसी वाहन से जाते हैं तो by car भी यूज कीजिए, by, इसके थ्रू में आया। I came to home by foot, on foot, by car, कैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। दिस ओवर, हाइट की जब आप बात करते हैं। अब अबव देखिए, अबव कहाँ यूज करते हैं हम?
अबव का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन गाइस यहाँ पर जो ऊपर होता है ना, ये हम लेवल की बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं। ऊपर लेवल, जब हम एक लेवल की बात करते हैं, एक स्तर की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब हाइट में ऊपर, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड जैसे हम वाटर लेवल की बात करते हैं, ठीक है। वाटर लेवल इज बिलो, कोई हम टेम्परेचर बता रहे हैं, इज बिलो दिस टेम्परेचर, तो बिलो ये हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे है, सॉरी अबव, अभी तो हम अबव की बात कर रहे हैं, तो ऊपर, इसके ऊपर है अबव। लेवल की जब मैं बात करती हूँ, एक स्तर की बात करती हूँ, तो मैं अबव का यूज करूंगी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल। अबव में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ना ही कोई मूवमेंट होता है, कोई चीज किसी को टच नहीं होती है, ऊपर होती है लेकिन टच नहीं होती है, और ना ही कोई मूवमेंट होता है। नो कॉन्टैक्ट एंड नो मूवमेंट अबव में। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही स्कोर्ड डैश एवरेज मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स से ऊपर मार्क्स आए, अबव। अब मार्क्स हाइट थोड़ी है, मार्क्स कोई हाइट है, हाइट की तो बात नहीं हो रही ना। अगर यहाँ पे हाइट की बात करेंगे तो ओवर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको लेवल बता रही हूँ, उसके एवरेज मार्क्स से ऊपर मार्क्स आए, जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए उससे ऊपर मार्क्स आए। He scored above 70%। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना he scored over 70%, नहीं। ओवर हाइट की जब आप बात करेंगे, और अबव कोई लेवल की बात करते हैं जब आप, जैसे कि she scored above 70%, 70% से ऊपर मार्क्स आए, तो अबव का मतलब होता है 70% से ऊपर। अबव मीन्स ऊपर। लेवल की बात करेंगे तो अबव, यस, सी लेवल, तो अबव का यूज करेंगे। माई टेम्परेचर इज अबव 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर है, बिल्कुल। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यस, ब्रिज इज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर है, क्योंकि ब्रिज रिवर के ऊपर है, टच हो रहा है ना ब्रिज, तो जब नहीं, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, रिवर को टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाइट में ऊपर है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने बनाया। ओवर, हाइट में, ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो ये रिवर बह रही है, नदी बह रही है, उसके ऊपर है, हाइट में है, तो ओवर यूज करेंगे। Good guys, amazing. The clock is hanging above the sofa. Yes, clock सोफे के ऊपर है। यहाँ पर आप ओवर का यूज करेंगे, ओवर, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। अबव जब आप लेवल की बात करते हैं, अगर वर्टिकली ऊपर कोई चीज, हाइट की बात करते हैं, जैसे क्लॉक सोफे के ऊपर है, तो हाइट है ना, जहां जैसे ये सोफा पड़ा है, ये क्लॉक है, तो हाइट हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल हाइट हम देखेंगे, जब हम वर्टिकल हाइट की बात करते हैं तब ओवर का यूज करते हैं। और जब हम कोई लेवल की बात करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी लाइन हो गया, मार्क्स हो गए, ये सारे लेवल होते हैं, स्तर, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, तो हम किसका यूज करेंगे, अबव का। द टेम्परेचर इज अबव 34 डिग्री सेल्सियस टुडे, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आप अगर यहाँ पे आप बोलते हैं द टेम्परेचर इज ओवर, तो ये गलत हो जाएगा, टेम्परेचर इज अबव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लेवल या स्तर की बात कर रहे हैं। गुड। अब सेम में हम अंडर और बिलो का यूज करते हैं। अंडर और बिलो, जैसे अबव और ओवर है, वैसे ही अंडर और बिलो का यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, अंडर मीन्स नीचे, और बिलो का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन अंडर मतलब वर्टिकली नीचे, हाइट, हाइट में नीचे, हाइट में नीचे, और बिलो कब यूज करेंगे, लेवल में नीचे। कोई लेवल में नीचे है तो बिलो, कोई हाइट में नीचे है तो अंडर। कैट इज अंडर द सोफा, कैट सोफे के नीचे है, तो जो सोफा है उसके नीचे, हाइट में नीचे है, हाइट की जब हम बात कर रहे हैं उसके नीचे है, जैसे ये सोफा है उसके नीचे कैट है, तो हाइट नीचे, एंड बिलो लेवल में नीचे, ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी गरीबी लाइन से नीचे है वो, ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। तो जब मैं एक लेवल बता रही हूँ तो बिलो का यूज करेंगे, क्लियर। वाटर लेवल बिलो जब हम बात करते हैं, he got marks below 60%, ठीक है। आई एम अंडर द वेदर होता है, जब आप बीमार होते हैं तो हम बोलते हैं आई एम अंडर द वेदर, शुभम,
जब आप इल होते हैं तो आप इस इडियम का यूज करते हैं, आई एम अंडर द वेदर, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। आई सॉ योर बैग अंडर द टेबल, बिल्कुल ठीक है। द वाटर लेवल ऑफ रिवर वॉज अबव द डेंजर लेवल, यस, डेंजर लेवल से ऊपर था, उस लेवल से ऊपर था। मैम आई हर्ड सम सेंटेंसेस वेयर पीपल यूज ओवर एंड अबव। हाँ, ओवर एंड अबव भी जैसे ईडियम्स होते हैं ना चंदन, तो ईडियम्स का भी जब हम यूज करते हैं तो ईडियम्स में हम जैसे कई ईडियम्स होते हैं, ओवर एंड ओवर, अबव एंड ये अबव ऑल, तो जब ईडियम्स की तरह इसका यूज होता है तो उसका कोई डिफरेंट मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट, न्यूज़पेपर इज अंडर द टेबल, यस, तो नीचे वर्टिकली हाइट, अंडर लेवल में नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, तो लेवल में नीचे है तो हम इसका यूज करते हैं। परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, उसकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, तो कोई बच्चे की मार्क्स शीट आती है, रिपोर्ट कार्ड, तो हम कहते हैं ना इस मार्क्स इज, हम ऐसे तो नहीं बोलते अंडर एवरेज, नहीं, बिलो एवरेज, लेवल की जब हम बात करते हैं लेवल में नीचे है, तो हाइट में नीचे अंडर, लेवल में नीचे बिलो, वैसे ही हाइट में ऊपर ओवर और लेवल में ऊपर अबव। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार यूज होता है। तो ये थी हमारी प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जब हम डायरेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं। अब हम आते हैं प्लेस, प्लेस में जो हमारी प्रेपोजिशंस का यूज होता है वो भी स्टडी कर लेते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम इन, ऑन, एट में गलती करते हैं तो वही देखते हैं गाइस, कहां पर इन यूज करते हैं, कहां पर इन बिगर प्लेसेस के साथ, बड़ी जगहों के साथ, बड़े शहर, बड़ी जगह, बड़े शहर, बड़ी जगह, तो हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, इन रशिया, इन फ्रांस, इन अमेरिका, कंट्रीज के साथ, कोई बड़े कंट्रीज हो गई तो उनके साथ हम इन का यूज करते हैं, बड़े शहर, बड़ी जगह, शी इज इन रशिया, शी इज इन चाइना, इन लंदन, इसके मतलब वहां रहती है, शी लिव्स इन लंदन, शी लिव्स इन चाइना, दे लिव इन रशिया। तो जब हम बड़ी बिगर प्लेसेस की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, बड़ी कंट्रीज की बात करते हैं, तो हम इस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं इन दिल्ली, इन बिल्डिंग, इन द कार, इन टैक्सी, इन कार, इन टैक्सी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए। आई एम डूइंग मैनी सोशल वर्क ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान मैं काफी ज्यादा सोशल वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैनी यूज करा है तो सोशल वर्क्स बोलिए, आई एम डूइंग मैनी सोशल वर्क्स ड्यूरिंग दिस कोविड-19। India's 30% people are below the poverty line, बिल्कुल ठीक है। You can find hotel below rupees 1000 आउटसाइड द सिटी, इस सिटी के शहर के बाद इतने से आपको कम में मिल जाएंगी होटल्स। यस, many people are below poverty line in India, my performance isn't below average, मेरी परफॉर्मेंस एवरेज से कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इनका यूज कीजिए कंट्रीज के साथ, इन दिल्ली, इन लंदन, तो बड़े शहरों के साथ। शुभम, जो आपका डाउट था, पूछ रहे थे कि मैम इन कहाँ यूज करते हैं, तो बड़े शहरों के साथ, इन लंदन, इन अमेरिका, इन दिल्ली, तो कंट्रीज के साथ, बिगर प्लेसेस के साथ, बड़ी शहरों, बड़ी जगहों के साथ हम इनका यूज करते हैं। क्लियर? I live in Madhya Pradesh, he is in India, I live in India, I am in the hospital, yes, मतलब you are admitted in the hospital, yeah. I am born and brought up in Jharkhand, बिल्कुल ठीक है। तो ये था इन हमारा। अब आते हैं एट। एट कहाँ यूज होता है? एट यूज होता है छोटे शहरों में। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ लेकिन गुड़गांव में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया। अगर मैं आपको पार्क स्ट्रीट बोलती हूँ, कोई जैसे गली नंबर बोलते हैं, जैसे न्यू कॉलोनी, तो जो जो आपका जो कुछ छोटे जगह 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 हम रहते हैं, जैसे कि गुड़गांव में ही अगर हम उसको बाइफोकेट करें या दिल्ली को बाइफोकेट करें, तो दिल्ली में हमारा आ जाता है पटेल नगर, सीपी, तो बहुत सारी प्लेसेस आ जाते हैं दिल्ली के अंदर ही, पटेल नगर, बहुत सारी जो जगह आ जाते हैं ना, तो एट पटेल नगर, जो छोटे शहर होते हैं तो उनके साथ हम एट का यूज करते हैं, छोटे शहरों के साथ। ठीक है, और मैं आपको एक और भी अच्छे से समझाती हूँ एट का यूज। एक जब हम पॉइंट की बात करते हैं,
जब हम पॉइंट की बात करते हैं शहरों में, एट फॉर पॉइंट, जैसे कि एट बस स्टॉप, एट रेलवे स्टेशन, ये पॉइंट हो गए ना, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, तो ये पॉइंट्स हो गए। एट डोर, दरवाजे पर, एट एंट्रेंस, एंट्रेंस पर, एट होम, घर पर। तो ये जगहें हो गई, निश्चित जगहें हो गई, पॉइंट्स हो गए, घर पर, डोर पर, एंट्रेंस पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर। छोटे शहरों के साथ, इनके साथ आप एट का यूज करते हैं। आई फील प्राउड लिविंग इन इंडिया, फॉर लिविंग इन इंडिया नहीं होगा जे वर्मा, आई फील प्राउड लिविंग इन इंडिया, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इंडिया में रहकर। आई फील प्राउड लिविंग इन इंडिया। आई हैव अ फ्रेंड इन न्यूजीलैंड, बिल्कुल ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट, बिल्कुल ठीक है राहुल। तो स्पेसिफिक जब हम पॉइंट प्लेसेस में जगहों की बात करते हैं ना, एट कैफेटेरिया, कैफेटेरिया के साथ आप एट यूज करेंगे। आई मेट हर इन द, तो जब हम स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट्स फॉर अ पॉइंट, तो हम एट का यूज करते हैं। आई मेट हिम एट द टी शॉप, बिल्कुल ठीक है, चाय की दुकान पर मैं उससे मिला, तो मैं पर्टिकुलर एट पॉइंट आपको बता रही हूँ, तो हम एट का यूज करते हैं। गुड। नेक्स्ट देखिए गाइस, हम इसका यूज कब करते हैं, इनसाइड का यूज। इनसाइड का मतलब होता है इनक्लोज्ड बाउंड्री में कोई चीज है, इनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर कोई चीज है, इनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर मतलब कोई चीज चारों तरफ से ढकी होती है ना, बाउंड्री उसकी क्लोज है, ये बाउंड्री उसकी क्लोज है, तो जो ढकी हुई है और उसके अंदर कोई चीज पड़ी है तो हम बोलेंगे इनसाइड। क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब, क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब, वार्डरोब के अंदर है, मतलब एक इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर है, जो चारों ओर से जिसकी बाउंड्रीज है उसके अंदर। इनक्लोज्ड कोई सरफेस है, जैसे रूम है उसकी चार दीवारें हैं, आई एम इनसाइड द रूम, रूम के अंदर हूं मैं। मैंने इनसाइड क्यों बोला, क्योंकि चारों तरफ से रूम की बाउंड्रीज है, इनक्लोज्ड स्पेस है, तो मैंने इनसाइड का यूज करा। आप इनसाइड की जगह इन भी यूज कर सकते हैं, आई एम इन द रूम, वो भी ठीक है, लेकिन जहां पर आपको इन यूज करना है वहां इनसाइड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आई एम, जैसे अगर मैं बोलती हूँ आई एम इन दिल्ली, आई एम इनसाइड दिल्ली नहीं बोल सकते क्योंकि दिल्ली की बाउंड्रीज नहीं है, तो इनसाइड का यूज ऐसे आपको अवॉइड करना है। आई एम इन दिल्ली, बड़े बड़े शहरों के साथ इन का यूज होता है, लेकिन अगर आप बोलते थे आई एम इनसाइड दिल्ली तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड होता है जब आपको इनक्लोज्ड किसी सरफेस के अंदर है, इनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर है, चारों तरफ से जो चीज ढकी हुई है, इनक्लोज्ड है, उसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो। I met him at the bus stop. I met him at the bus stop. मैं उसे बस स्टॉप पर मिला. I show him the way to the bus stop. मैंने उसको बस स्टॉप का रास्ता दिखाया. I show him the way to the bus stop. ऐसे बोल सकते हैं. Your car is inside the hospital. उसके अंदर है. अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, your car is parked inside this. Inside उसके अंदर कोई चीज ढकी हुई है और उसके अंदर है, तो आप inside का यूज करेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हम ऑन का यूज कब करते हैं. ऑन का यूज करते हैं सरफेस के साथ, सरफेस के साथ, जैसे कि ऑन थर्ड फ्लोर. फ्लोर क्या हो गया, सरफेस हो गया. ऑन फ्लोर, ऑन द रूफ, ये सारे क्या है, हमारे सरफेस हैं. ऑन फ्लोर, ऑन रूफ, रूफ छत, ये एक सरफेस हो गया. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल जो भी सरफेस होता है हमारा, जैसे फ्लोर हो गई, रूफ हो गया, छत हो गया, वॉल हो गया, ऑन द वॉल. तो जो भी सरफेस होगा, ऑन द बोर्ड, बोर्ड भी एक सरफेस है. तो जब हम सरफेस की बात करते हैं, ऑन थर्ड फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर, ऑन बस, ऑन ट्रेन, सरफेस जो होता है उसके साथ हम फ्लोर का वो ऑन का यूज करते हैं सरफेस के साथ. यस, बनाइए कुछ सेंटेंसेस. Yes, it was warm and bit smoky inside the kitchen. किचन चारों ओर से ढका हुआ है, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्मोकी और वार्म था, गर्म था. They are on the third floor.
Yes, waiting for you at the door. Yes, he is waiting for you at the door. Specific point बता रही हूँ, at the door. वो door पर खड़ा है, third floor पर है. He is waiting on the third floor and he is standing out at the door. door पर, दरवाजे पर. I have apartment on the sixth floor. बिल्कुल ठीक है, मेरा एक अपार्टमेंट है sixth floor पर है. तो फ्लोर सरफेस हो गया, फ्लोर रूफ. तो सरफेस की जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन. क्लियर गाइस? सरफेस के साथ हम इसका यूज करते हैं. अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ. अहेड का मतलब होता है आगे. अहेड मीन्स आगे. ही इज वॉकिंग अहेड ऑफ मी. मेरे से आगे चल रहा है वो. योर ऑफिस इज अहेड. अहेड दिस मॉल. इस मॉल के आगे है तुम्हारा ऑफिस. तो अहेड का मतलब होता है आगे. ही इज वॉकिंग अहेड मी. ही इज वॉकिंग अहेड मी. मेरे से पहले चल रहा है, मेरे से आगे चल रहा है. तो जब हम आगे की बात करते हैं तो हम अहेड का यूज करते हैं. कुछ और प्रेपोजिशंस मैं आपको बताती हूँ. फ्रॉम जब हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से. किसी स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम बात करते हैं, जैसे ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी? फ्रॉम. तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रही हूँ. ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली. उसने दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत करी. सपोज वैष्णो देवी जा रहा है कोई व्यक्ति एंड वो बता रहा है कि दिल्ली से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ करी, शुरुआत करी. ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम फ्रॉम से बताते हैं. अहेड का मतलब आगे. मेरा ऑफिस इस मॉल से आगे है. माई ऑफिस इज अहेड ऑफ दिस मॉल. ही इज वॉकिंग अहेड ऑफ मी. वो मेरे से आगे चल रहा है. सो लाइक दिस. आगे. माई हाउस इज अहेड ऑफ द स्कूल. Yes, your books are lying on the bed. ठीक है, करेक्ट. the books are on the table. बिल्कुल ठीक है. तो on ऊपर, ahead आगे, from starting point. जब आप किसी चीज का starting point बताते हैं. Everything is clear now. You must go ahead. क्या बात है शिल्पा, very nice. That's very great. अगर आपको सब अब क्लियर हो गया है. अब कुछ आपको मिस्टेक्स बताती हूँ जो prepositions में हम करते हैं. तो ये थी कॉमन सी prepositions. तो बाय का भी हम यूज करते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया. जो हम बोलते हैं ना, ये किसके द्वारा. द फूड वॉज कुक्ड बाय मी. खाना मेरे द्वारा बनाया गया. द बुक वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. दिस बुक वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर ने इस बुक को लिखा था. सो बाय उसके द्वारा ये किया गया काम. अब गलतियां देखिए हम यहाँ करते हैं प्रेपोजिशंस के यूज में. वेयर डू वी डू द मिस्टेक्स? मीट. मीट का मतलब होता है मिलना. मीट के साथ हम जनरली बोलते वक्त बोलते हैं I meet with my friend. मैं अपनी फ्रेंड से मिलता हूँ. ये जनरली हम बोलते हैं I meet with my friend. मीट के साथ हम with का यूज करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. मीट के साथ हम with नहीं लगाते हैं. मीट का मतलब होता है मिलना. I will meet my friend. मैं अपने दोस्त से मिलूंगा. या I met my friend. मैं अपने दोस्त से मिला. मीट के साथ कभी भी with का यूज मत कीजिएगा. तो ये गलत होता है जब हम मीट के साथ with का यूज करते हैं. कई बार गलती करते हैं. आई एम गोइंग टू मीट विद माई बेस्ट फ्रेंड. ऐसे बोलते हैं हम कई बार. आई एम गोइंग टू मीट विद माई बेस्ट फ्रेंड. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मीट विद माई बेस्ट फ्रेंड. नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. विद माई बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बोलेंगे. विद नहीं, नो. आई एम गोइंग टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड. हम मीट के साथ कभी भी विद का प्रयोग नहीं करते हैं. क्लियर? मीट के साथ विद का प्रयोग नहीं करना. नेक्स्ट देखिए और क्या गलती करते हैं प्रेपोजिशंस में. मीटिंग. मीटिंग के साथ हम विद नहीं लगाते हैं जबकि मीटिंग के साथ विद लगाना होता है. मीटिंग के साथ विद लगाते हैं. मीटिंग के साथ विद यूज करते हैं. I have a meeting with the client. I have a meeting with the client. Client के साथ मेरी मीटिंग है. So मीटिंग के साथ with का यूज आप करेंगे. मीट के साथ यूज नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस? अब और मैं आपको बताती हूँ. अगर हम कोई दो चीजों के बीच का डिफरेंस बताते हैं ना तो भी हम बोलते हैं योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, नॉट दैन माइन. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं और डिफरेंस बताते हैं, तुलना करते हैं, तो डिफरेंट के साथ जनरली हम फ्रॉम का यूज करते हैं. डिफरेंट वर्ड के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है जब दो चीजों के बीच डिफरेंस बताते हैं. जैसे योर आंसर्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, नॉट दैन माइन.
ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, आपको सब मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, योर आंसर्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। योर आंसर्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, नॉट दैन माइन। अगर आप दैन माइन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब हम कोई चीज बताते हैं कि कोई चीज अलग है किसी चीज से, तो फ्रॉम यूज करते हैं। तुम्हारी चीज इस चीज से अलग है, और आंसर्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो क्लियर हुआ। मीट के साथ विद का यूज नहीं करेंगे, मीटिंग के साथ विद का यूज करते हैं। आई हैव अ मीटिंग विद द क्लाइंट। अगर आप बोलेंगे आई हैव टू मीट विद द क्लाइंट, नहीं, मीट के साथ विद नहीं लगाएंगे। आई हैव टू मीट क्लाइंट, आई हैव अ मीटिंग विद द क्लाइंट। मीटिंग के साथ विद लगाएंगे, मीट के साथ विद नहीं लगाएंगे। और जब कोई कंपैरिजन करते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं कि तुम्हारा इस, जब हम तुलना करते हैं तुम्हारी ये चीज इस चीज से डिफरेंट है, तो डिफरेंट के साथ जनरली फ्रॉम का यूज करते हैं दैन की जगह। और एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, किसी चीज से कुछ पूछते हैं while asking something, जैसे she is asking for a book, वो एक बुक के लिए पूछ रही है, तो आस्क के साथ फॉर कब लगाएंगे, जब किसी चीज के लिए पूछा जाता है। किसी चीज के लिए कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो आप आस्क के साथ फॉर लगाएंगे। वो एक बुक के लिए पूछ रही है, शी इज आस्किंग फॉर अ बुक। शी इज आस्किंग फॉर अ कप ऑफ कॉफी, वो एक कप चाय के लिए पूछ रही है। ठीक है, तो आस्क के साथ फॉर कब लगाते हैं, जब कोई कुछ मांगता है। If somebody is asking for something, किसी चीज के लिए कोई मांग की जा रही है तो फॉर। अगर आप वैसे ही किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि इस बारे में बताइए, तो आस्क के साथ फॉर मत लगाइएगा। ठीक है, आस्क के साथ फॉर कब लगाते हैं, जब कोई चीज मांगी जाती है। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम आस्किंग यू व्हाट हैपेंड, तो आस्किंग फॉर यू नहीं, आई एम आस्किंग यू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मीटिंग के दौरान क्या हुआ, मुझे बताओ। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो मैं आस्क के साथ फॉर नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं किसी चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ, जैसे बुक के बारे में, तो कोई चीज मैं मांगना चाहती हूँ, तो मैं फॉर का यूज करूंगी। जब कोई चीज मैं मांगना चाहती हूँ, जैसे कि आई वांट टू आस्क फॉर अ कप ऑफ कॉफी, फॉर अ बुक, फॉर फ्लावर्स, लाइक दिस। और गलतियां मैं आपको बताती हूँ गाइस, हम कहाँ करते हैं। हम कई बार लाइक का यूज बहुत करते हैं अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में। She seems like she's tired. Like की जगह आप as if या as though का यूज कर सकते हैं। She seems like she's tired. तो like की जगह आप as if या as though का यूज कर सकते हैं। ज्यादा मतलब like इतना ज्यादा भी यूज मत करिए कन्वर्सेशन में। like की जगह आप as if, as though ये बता सकते हैं। She seems like she's tired. ऐसे लगता है कि वो थकी हुई है। She seems as if she's tired. She seems as though she's tired. ऐसे आप यूज करेंगे। क्लियर। अब एक और आपको बताती हूँ, कन्वर्सेशन में जो बहुत गलतियां होती हैं। They arrived at the school. They arrived at the school. और एक मैं बोलती हूँ they arrived to the school. कौन सा सेंटेंस सही है? They arrived at the school या they arrived to the school? बताइए। They arrived at the school ठीक है। To the school हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। At का to मतलब लोकेशन में, जब हम लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो मतलब स्कूल की इस लाइन का मतलब हुआ वो स्कूल की तरफ आ गए हैं, वो स्कूल की तरफ आ गए हैं, स्कूल में आ गए हैं बोलते हैं ना। They arrived at the school, वो स्कूल पहुंच गए हैं, वो स्कूल पहुंच गए हैं। तो at का मतलब होता है where things are, जहां पर चीजें होती हैं। where things are, जहां पर चीजें होती हैं। और to लोकेशन की तरफ, जो मैंने आपको बताया था उसकी तरफ जा रहे हैं, उस लोकेशन पे जा रहे हैं। We went to the mall, अगर मैं बोलती हूँ we went to the mall, यानी हम मॉल गए, उस लोकेशन पर गए। We went to the mall, हम लोकेशन। We are at the mall, हम मॉल में हैं। तो जहां पर थिंग्स हैं, we are at the mall, हम मॉल में हैं। We went at the mall, यानी कि हम मॉल में। We went at the mall नहीं होता, we went to the mall होता है, क्योंकि हम मॉल के अंदर गए। We went to the mall, उस डायरेक्शन में गए, मॉल में गए, लोकेशन में गए। जहां पर थिंग्स है we are at the mall, हम मॉल में हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपोजिशंस गाइस, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। पीडीएफ देखिएगा, जो मैंने आज क्लास ली है उस क्लास को जितनी बार चाहे आप उतनी बार उस क्लास को देखिए, क्योंकि ये क्लास हमेशा आपके पास रहेगी। तो जितना आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, हर चीज़ हमने डिस्कस करी है, क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं। सो प्रेपोजिशंस की आज क्लास थी। मुझे बताइए हाउ वाज द क्लास, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा हाउ वाज द क्लास, डिड यू लाइक द क्लास। सो अभी मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ, उसका क्विज भेजती हूँ। एंड गाइस, नमस्ते इंग्लिश ऐप को आप अगर आप मतलब नमस्ते इंग्लिश ऐप पर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है, सो ये था प्रेपोजिशन। और कोई भी आपके डाउट है आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में गाइस। मैं जल्दी से आपको पीडीएफ और नोट सेंड करती हूँ। बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे। पीडीएफ में आप रिवाइज कर सकते हैं, बाकी इस क्लास को बार बार देख सकते हैं। कोई भी डाउट है और भी आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछिए। बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।